क्लास 9th में साइंस का जो 8th चैप्टर है वो है मोशन, गति। फिजिक्स का पहला चैप्टर है। एनसीईआरटी में क्लास 9th में ये 8th चैप्टर है मोशन। तो मोशन चैप्टर को स्टडी करने से पहले ये देख लेते हैं कि मोशन चैप्टर में क्या क्या है, मोशन चैप्टर में किन किन चीज़ों को अपने को लेना है। तो मोशन चैप्टर में सबसे पहले मोशन क्या होता है, गति किसे कहते हैं, फिर रिलेटिविटी ऑफ मोशन एंड रेस्ट, गति और स्थिरता में सापेक्षता, रेफरेंस पॉइंट मूल बिंदु, टाइप्स ऑफ मोशन गति के प्रकार। तो गति कितने प्रकार की होती है, गति 4 प्रकार की है। तो 4 प्रकार में मोशन इन स्ट्रेट लाइन ऋजुरेखीय गति, सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति, रोटेशन घूर्णन और वाइब्रेशन कंपन। इस चैप्टर में जो मोशन होगा उस मोशन में मोशन इन स्ट्रेट लाइन को पूरा स्टडी करते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही है मुख्य रूप से इस चैप्टर में, और उसके बाद लास्ट में सर्कुलर मोशन मिलेगा। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर मोशन ये 2 इस चैप्टर में आएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद और आगे लिखते हैं कि और इसमें क्या क्या है। इंग्लिश मीडियम से हो अगर आप तो केवल इंग्लिश नोट कर लो, हिंदी मीडियम से हो तो इंग्लिश और हिंदी दोनों नोट कर लो। उसके आगे है 4th स्टडी पॉइंट के बाद में 5 जो है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जो 4 टाइप्स के मोशंस होते हैं उन्हीं में से एक टाइप का मोशन है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फिर उसके बाद 6 नंबर पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। 7th यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक समान और असमान गति। उसके बाद अपने लोगों को जो स्टडी करना है वो है स्पीड, और ब्रैकेट में लिख लेना एवरेज स्पीड, चाल या औसत चाल। अब ये चाल और औसत चाल क्या होती है, जब आएगा तब फिर बताते हैं ये क्या है। फिर है वेलोसिटी वेग। उसके बाद एक्सीलरेशन, हिंदी में इसको कहते हैं त्वरण। उसके बाद है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, गति का ग्राफीय निरूपण। अब गति का ग्राफीय निरूपण 2 तरह से है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को समय विस्थापन ग्राफ कहेंगे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को वेग समय ग्राफ बोलेंगे हिंदी में। उसके बाद में जो 12 नंबर का स्टडी पॉइंट है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। यहाँ पे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, 3 है गति के समीकरण, वो देखेंगे क्या होता है। उसके बाद जो अपना लास्ट रहेगा वो होगा सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। तो ये 13 चीज़ें हैं जो इसमें इस पूरे चैप्टर में है। इसको आप नोट कर लीजिए और फिर अब एक एक करके एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को समझते चलेंगे कि अब इसमें क्या क्या करना है, क्या है। अब मोशन होता क्या है, मोशन की डेफिनेशन क्या है। वी सेड टू बी एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन when its position change with time। जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल रही होती है तो उसको कहते हैं कि ये चीज़ मोशन में। जैसे अभी यहाँ पे है, फिर कुछ देर बाद यहाँ आ गए, ठीक है। तो जैसे समय बीता मेरी जो पोजीशन थी, जो मेरी स्थिति थी, चेंज हो गई यहाँ से, अब यहाँ से यहाँ चले गए। तो समय बीतने के साथ में स्थिति में परिवर्तन हो रहा है ना, पोजीशन। भाई एक चीज़ यहाँ पे मान लीजिए है 5:01 पे, और 10 सेकंड बाद ये चीज़ मान लो यहाँ पे आ गई 5:10 सेकंड। तो इसकी जो स्थिति में चेंज हुआ समय के साथ, किसी वस्तु की स्थिति में जो चेंज हो रहा है, जैसे कोई चीज़ यहाँ है, यहाँ से यहाँ चली गई, यहाँ से यहाँ आ गई, इसको कहते हैं मोशन। तो वी सेड टू बी एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम। समय के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट की या किसी पार्टिकल की या किसी चीज़ की स्थिति अगर बदल रही होती तो कहते हैं कि ये चीज मोशन में है, ठीक। रिलेटिविटी ऑफ मोशन एंड रेस्ट, गति और स्थिरता में सापेक्षता। ये देखिए क्या, पहले इसको देख लीजिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स इज नॉट यूनिवर्सली इन रेस्ट नॉर यूनिवर्सली इन मोशन। एनीथिंग इज इन मोशन और रेस्ट ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ ना ही तो पूरी तरह से स्थिर है और ना ही कोई चीज़ पूरी तरह से गति में है। कोई चीज़ गति में है या स्थिर है ये देखने वाले के सापेक्ष पता चलता है।
आप ऐसे समझो, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि इस समय यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मैं या फिर विरामावस्था में हूँ या फिर इस गति अवस्था में हूँ, मतलब मैं यहाँ रेस्ट में हूँ या मोशन में, तो आप क्या बताओगे भाई? इस तरह से मैं अगर यहाँ खड़ा हो जाऊँ तो आप क्या कहोगे, गति में है या मोशन में? तो आपके सामने तो मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब मोशन में नहीं है, गति में नहीं है, रेस्ट में है। ठीक, अब आप एक बात बताओ, मान लो कोई व्यक्ति इस पूरी पृथ्वी के बाहर से देख रहा हो तो उसको क्या लगेगा कि गति में है या जो है स्थिर है? क्योंकि जो व्यक्ति बाहर से देख रहा है वो तो देख रहा है कि पृथ्वी तो घूम रही है लगातार, पृथ्वी अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जितने भी लोग हैं धरती पर, वो चाहे स्थिर हो या विरामावस्था में, उसको क्या लगेगा कि जब पूरी पृथ्वी ही अपनी स्थान पे नहीं एक जगह है, वही जब पृथ्वी की ही पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो पृथ्वी पर जितना भी चीज़ें हैं उन सबकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है। यानी कि अगर यहाँ पे इस तरीके से मैं खड़ा हूँ तो आपको तो लग रहा है कि स्थिर हैं हम, लेकिन अगर कोई व्यक्ति धरती के बाहर से देख रहा है, चंद्रमा से देख रहा है या पृथ्वी के बाहर से देख रहा है, तो उसको तो लग रहा है कि जो है स्थिर नहीं है हूँ मैं, उसको तो लग रहा है कि मैं मोशन में हूँ, ठीक है ना, गति में। तो कैसे बताया जाए कि कोई व्यक्ति स्थिर है या नहीं स्थिर है, स्थिर है या गति में है? तो इसके लिए या एक आप और एग्जाम्पल लो, मान लो आप बस में बैठे हुए हो, ठीक है, और बस चल रही है। अब जब बस चल रही है तो आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है वो आपको तो लग रहा है कि ये मोशन में नहीं है, क्योंकि आपके और उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो नहीं चेंज हो रही है, ठीक। लेकिन बाहर से अगर कोई व्यक्ति देखे तो बाहर से तो आप दोनों लोग उसको मोशन में लगोगे, है ना बात सही? क्योंकि बाहर से देखेगा वो तो बस चल रही है, और बस चल रही है तो बस में जितने लोग बैठे हैं सबकी स्थितियां बदल रही हैं समय के साथ में, ठीक। इसका मतलब बाहर से एक व्यक्ति जब जो देख रहा है कि बस की लगातार स्थिति बदल रही है, तो बस में बैठे सारे लोग बाहर से देखने वाले को लगेगा कि ये मोशन में है। लेकिन अगर आप बस के अंदर ही बैठे हो तो आपको लगेगा कि नहीं, मोशन में नहीं, हम स्थिर हैं, ठीक। तो वही बताना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति स्थिर है या गति में है, ये किसी न किसी व्यक्ति के सापेक्ष बताया जाएगा। जैसे बस में बैठे हुए व्यक्ति के लिए सामने बस में बैठा हुआ व्यक्ति स्थिर है, लेकिन बाहर बस के बाहर खड़े हुए व्यक्ति के लिए ये दोनों लोग मोशन में हैं, गति में हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ मेरे सामने हो तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं इस समय गति में नहीं हूँ, मोशन में नहीं हूँ, मैं स्थिर हूँ। लेकिन अगर कोई धरती के बाहर से देखेगा तो उसको लगेगा कि मैं मोशन में हूँ। तो अगर ये कहा जाए कि एक चीज़ जो है वो यूनिवर्सली, ठीक है ना, यानी हमेशा हर तरह से या तो गति में है या मोशन में है, तो ये नहीं कहा जा सकता है। एक व्यक्ति है, उसके सापेक्ष आप बता सकते हो कि ये चीज़ गति में है या ये चीज़ मोशन में है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे सामने ये डस्टर रखा हुआ है और इधर आए, ये डस्टर भी इधर आ गया मेरे साथ, इधर फिर ये डस्टर मेरे साथ आ गया, तो मेरी और इस डस्टर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कहाँ चेंज हो रही है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो डस्टर है ये रेस्ट में है, क्योंकि ये तो इस पे हाथ पे रखा हुआ है। अब अगर ये ऐसे ऐसे होगा तो लगेगा कि ये डस्टर है, इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। ऐसे तो इस डस्टर की पोजीशन चेंज हो नहीं रही है, ठीक है। तो कोई चीज़ स्थिर है या कोई चीज़ गति में है, ये हमेशा किसी न किसी के सापेक्ष बताया जाता है, ठीक है। वही है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स इज नॉट यूनिवर्सली इन रेस्ट। इस ब्रह्मांड का कोई भी वस्तु, कोई भी पार्टिकल हमेशा हर प्रकार से यूनिवर्सली, ठीक है ना, वो ना ही तो स्थिर है, नॉट यूनिवर्सली इन मोशन, और ना ही वो गति में है। एनीथिंग इज इन मोशन और रेस्ट। कोई भी चीज़ यहाँ पर गति में है या विरामावस्था में है, हमेशा रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, देखने वाले के सापेक्ष, ठीक। अब देखिए रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट को हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु। ये मूल बिंदु वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला ना समझ लें आप। रेफरेंस पॉइंट क्या है? ए रेफरेंस पॉइंट इज फिक्स्ड पॉइंट कंसीडर्ड इन लाइन और सरफेस और स्पेस दैट मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इजिली बाय लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये जो रेफरेंस पॉइंट होता है ये किसी जगह एक निश्चित, एक स्थापित एक जगह कर दिया जाता है,
और किसी चीज़ की दूरी वहाँ से बताई जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि भाई आप 5 किलोमीटर दूर चले जाओ, तो आप पूछोगे भैया 5 किलोमीटर दूर कहाँ से चले जाए, किस जगह से 5 किलोमीटर दूर जाना है, ठीक है ना। जैसे आपसे कहा जाए कि 100 किलोमीटर दूरी पर ये शहर बसा हुआ है, मान लीजिए कोई शहर का नाम X है, वो 100 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप कहेंगे कि 100 किलोमीटर दूरी कहाँ से है, दिल्ली, कोटा, झांसी, बनारस, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली, कहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर चले जाएं। तो एक जगह निश्चित करनी पड़ती है, वो कहा जाता है कि ये चीज़ इस जगह से इतनी दूरी पर स्थित। मान लीजिए जैसे कहा जाए कि ये पॉइंट है ये वाला, और इस पॉइंट से 10 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा पॉइंट है, तो ये हो गया रेफरेंस पॉइंट। और यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है, ये है 10 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से, ठीक। तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब एक वो स्थान जो स्थान एकदम निश्चित कर दिया गया है एक जगह, और वहीं से दूरियों को नापा जाता है। जैसे स्केल होती है, उसमें पहले 0 सेंटीमीटर लिखा होता है, तो कोई भी अगर दूरी नापते हैं तो वहाँ से नापते हैं 0 सेंटीमीटर से, तो जो 0 सेंटीमीटर है वो स्केल का रेफरेंस पॉइंट हो गया एक प्रकार से। या और एक एग्जांपल देखिए, हम लोग जब ट्रेनों पे जाते हैं तो वहाँ पे स्टेशन के नाम के नीचे लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई, तो समुद्र तल से ऊंचाई इतनी है, समुद्र तल से ऊंचाई इतनी है, तो यहाँ पे समुद्र तल को मान लिया गया रेफरेंस पॉइंट, और उस समुद्र तल को रेफरेंस पॉइंट मान के वहाँ से ऊंचाई बताई जा रही है। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट हम मान लेते हैं। ये एक लाइन पे भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, तो यहाँ पे हमने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया, और ये इस लाइन से 5 मीटर की दूरी हो गई, 5 मीटर, तो ये हो गया इसका रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब रेफरेंस पॉइंट प्लेन पे भी हो सकता है, मान लीजिए इसकी दूरी यहाँ से भी 5 मीटर है, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब यह एक वो निश्चित जगह, वो निश्चित बिंदु जो निर्धारित कर दिया जाता है कि इस जगह से सारी दूरियां नापी जाएंगी, ठीक है ना। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आपका घर कितनी दूर है, तो आप बताओगे कि मेरा घर 10 किलोमीटर है, तो कहाँ से, जहाँ पे आप इस समय खड़े हो वहाँ से है ना 10 किलोमीटर, तो यहाँ पर जिस जगह इस समय आप हो उसको मान लिया गया रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना। तो अब रेफरेंस पॉइंट स्पेस में भी हो सकता है। मान लीजिए जैसे कहीं पर कोई चीज़ लटकी हुई है तो उसको कहेंगे रेफरेंस पॉइंट। मान लीजिए जैसे इसको मैंने यहाँ लटका दिया, अब मेरी दूरी यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर है, तो ये भी स्पेस पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट है, तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया स्पेस में, ये रेफरेंस पॉइंट है कि भाई इतनी दूरी पर इससे मेरी डिस्टेंस है, कहाँ से, यहाँ से, तो इस समय ये क्या होगा, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो रेफरेंस पॉइंट एक पूरे प्लेन पे भी कहीं पर हो सकता है, एक लाइन पे भी हो सकता है, और आकाश में या स्पेस में भी हो सकता है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट वो एक निश्चित स्थान है जहाँ से चीज़ों को नापा जाता है। जैसे हम लोग जाते हैं तो रास्ते में ऊपर बोर्ड लगा है, नीचे पत्थर लिखा है, तो उस पर लिखा है 10 किलोमीटर कोई शहर, तो 10 किलोमीटर कहाँ से, जहाँ पे वो पत्थर लगा है वहाँ से 10 किलोमीटर है ना लिखा हुआ। मान लीजिए कोई शहर है, मान लीजिए लिखा है दिल्ली 15 किलोमीटर, तो दिल्ली कहाँ से 15 किलोमीटर, जहाँ पे ये पत्थर लगा हुआ है वहाँ से 15 किलोमीटर, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये होता है कि एक वो निश्चित बिंदु, एक वो निश्चित जगह जिसको एक जगह स्थापित कर दिया गया है और वहाँ से सारी दूरियों को नापा जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि एक सर्कल होता है, मान लीजिए ये एक सर्कल है मान लीजिए, और इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर इसके सरकमफ्रेंस से इसके सेंटर तक की दूरी है, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी को रेडियस कहते हैं। तो वो दूरी कहाँ से है, सेंटर से है, तो यहाँ पे सेंटर हो गया रेफरेंस पॉइंट। भाई 5 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस से दूरी कहाँ से है, तो आप कहोगे सेंटर से, तो ये सेंटर एक निश्चित जगह मान लिया गया ना कि भाई ये सेंटर, यहाँ से दूरियाँ बतानी है। तो रेफरेंस पॉइंट जो होता है उसको हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं। तो इसका यही मतलब है कि जिस जगह से दूरियों को नापा जाए, एक वो निश्चित बिंदु बना लिया जाए कि भाई यहाँ से चीज़ों को बताना है और उस जगह से बताया जाए, उसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, गतियों के प्रकार। तो गति कितने प्रकार की होती है, 4 तरह की गति है अपने चैप्टर में, मगर मुख्य रूप से केवल अपने को ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन
इस चैप्टर में पढ़ाना है। और उसके बाद थोड़ा सा ये है सर्कुलर मोशन, वैसे ये है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब एक सीधी रेखा में गति, ऐसे इसको कहेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक, मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हिंदी में ऋजु रेखीय गति कहते हैं, मतलब एक सीधी रेखा में गति करना, वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। वृत्तीय मोशन, एक सर्कुलर पाथ में घूमना, एक वृत्तीय पथ में घूमना, उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति जैसे मान लीजिए ये है ना, तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो अब इसकी जो गति है वो है सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। ठीक है ना, ये जो गति कर रहा है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक, अब रोटेशन, रोटेशन का मतलब होता है एक ही जगह पे घूमना। जैसे पंखा जब चलता है तो पंखे का जो बीच वाला जो पंखे का सेंटर है उसकी जो गति होती है उसको कहते हैं रोटेशन, घूर्णन। मतलब ऐसे अगर कोई घूमे इस तरह से, ये जो है ये घूर्णन है। ठीक, इसे कहते हैं घूर्णन, हिंदी में, इंग्लिश में इसको कहते हैं रोटेशन। ठीक, अच्छा। और तीसरा होता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन होता है कंपन। कंपन का मतलब है जब कोई पार्टिकल एक ही बिंदु के आगे पीछे होने लगे, जैसे कि पेंडुलम ऐसे ऐसे चलता है ना, वो भी एक प्रकार का वाइब्रेशन ही है। ठीक, वो होता है वाइब्रेशन। जैसे सर्दियों में एक एग्जांपल है, जैसे हम लोग कांपते हैं ना सर्दियों में ऐसे ऐसे, तो इसको कहते हैं कंपन। ठीक ना, जो सर्दियों में कांपना है ये भी एक कंपन है, ये भी एक वाइब्रेशन ही है। मतलब एक पॉइंट के ऐसे ऐसे आगे पीछे होते जाना, जल्दी 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 या धीरे से, कैसे, मतलब एक निश्चित बिंदु के इधर उधर जाना, इसको कहते हैं वाइब्रेशन। तो 4 तरह के टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर मोशन, रोटेशन और वाइब्रेशन। ये देख लीजिए। इसके बाद आगे देख लीजिए कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन यदि जो देखिए गति क्या होती है, भी आपको बता ही दिया है। When an object moves in straight line, then its motion is called motion in straight line. When an object, जब कोई वस्तु moves in straight line, एक सीधी रेखा में जाती है, then its motion is called motion in straight line. तब ऐसे मोशन को, तब ऐसी गति को ऋजु रेखीय गति कहते हैं। मतलब जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसको ऋजु रेखीय गति कहा जाता है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन, ये क्या होता है ये देख लीजिए। टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ विच इज ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी भी वस्तु के द्वारा जितनी भी रास्ता चला गया होता है उस रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जिस जगह से जो किसी भी वस्तु का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है उसको विस्थापन कहते हैं। आइए देखिए कैसे। मान लीजिए एक व्यक्ति ने यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ से चलने के बाद ये ऐसे 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 होकर के ये यहाँ पे आ गया। ठीक, अब अगर पूछा जाए कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस इसकी यहाँ से लगा के ये पूरा, ये इसकी पूरी डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो केवल इतना है। ठीक, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे इसने कंप्लीट किया, कहाँ पे खत्म हुआ, उसकी दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी ये विस्थापन है। और ये जो इसने पूरा कवर किया है, ये जो पूरी दूरी है, इसको कहेंगे दूरी। ठीक है ना, यानी कि एक बिंदु जितना रास्ता चलता है उस पूरे रास्ते की लंबाई को दूरी कहा जाता है। और जहाँ से यात्रा शुरू होती है और जहाँ पे यात्रा खत्म होती है, उन दोनों बिंदुओं के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है उसको विस्थापन कहते हैं। और समझ लो अच्छे से, इसे देख लीजिए कि दूरी और विस्थापन होता क्या, क्योंकि ये अब आगे आने वाली चीजें हैं। अभी मान लीजिए कि एक व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया, ये यहाँ से यहाँ गया 5 मीटर। ठीक, 5 मीटर से ये अब यहाँ आया, फिर 5 मीटर। ठीक, 5 मीटर से अब ये यहाँ आया,
10 मीटर, और 10 मीटर पे आकर के इसने यहाँ की इसकी यात्रा खत्म हो गई। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, अगर डिस्टेंस पूछे यानी कि दूरी, ठीक है ना, इंग्लिश में डिस्टेंस, तो दूरी कितनी कवर की, 5 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 10 मीटर, 5, 5, 10 और 10, 20 मीटर, ये हो गई इसकी दूरी। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, मान लेते हैं कि इसकी यहाँ से जो यहाँ तक की जो दूरी है वो भी 5 मीटर है, ठीक है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट जो इसका हुआ वो कितना हुआ, वो 5 मीटर हुआ। मतलब इस ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, तो जो इसकी दूरी है वो है 20 मीटर, और जो इसका विस्थापन है वो है 5 मीटर। समझ गए ना। अब विस्थापन एक निश्चित दिशा में होता है, इस दिशा में 5 मीटर आया है ये, तो जिन जगह पे या जिस भी भौतिक मात्राओं में, फिजिकल क्वांटिटीज में जहाँ पर दिशा बताई जाती है उनको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। और जहाँ पे दिशा नहीं बताई जाती है वहाँ पर बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो जो दूरी है यानी जो डिस्टेंस है ये तो एक लंबाई है, इसमें दिशा की जरूरत नहीं है दूरी में, तो ये स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये इस दिशा में 5 मीटर। भाई आपसे कहा जाए, मान लो यहाँ एक पार्टिकल है और ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आ गया, तो आप बताओगे कि ये पार्टिकल यहाँ से कितनी दूर है, तो 5 मीटर। तो 5 मीटर इधर है या 5 मीटर इधर है या 5 मीटर इधर है या इधर किधर, तो आपको एक एरो बताना पड़ेगा 5 मीटर इस डायरेक्शन में, ठीक। तो 5 मीटर एक इस डायरेक्शन में ये इसकी दूरी है। तो यहाँ पे 5 मीटर तो बता ही रहे और एक डायरेक्शन भी बताई जा रही है, एक दिशा भी बताई जा रही, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जहाँ पे परिमाण के साथ में दिशा भी बताई जाए उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और जहाँ पे दिशा नहीं बताई जाती है वहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, वहाँ पे स्केलर क्वांटिटी होती, ठीक है ना। और कुछ चीज़ें बिना दिशा के नहीं बताई जा सकती हैं, ठीक। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये है, अब इसको अगर यहाँ पर इसका फोर्स लगाया जाए तो ये कम फोर्स लगेगा, ठीक, और वही चीज़ यहाँ पे लगाई जाए जो तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो क्या अंतर होगा, दिशा का अंतर होगा। यही वही उतना फोर्स यहाँ पे लगाया जाए तो बहुत कम फोर्स लगता है, यहाँ पे ज़्यादा लगता है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अलग है। तो जो फोर्स है वो कौन सी क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक। तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और एग्जांपल देख लो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। मान लीजिए कि एक व्यक्ति यहाँ से चला 10 मीटर, फिर इधर आया 15 मीटर, और फिर ये यहाँ से वापस यहाँ चला गया 20 मीटर। यानी इसने यहीं पे यात्रा शुरू की, यहीं ख़त्म की। यही इसका इनिशियल पॉइंट है, यही इसका फाइनल पॉइंट है, यही प्रारंभिक बिंदु है, यही अंतिम बिंदु है। मतलब ये ऐसे ऐसे जा करके ऐसे जाके यहीं आ गया। तो जो यहाँ पे इसका विस्थापन है, जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। और डिस्टेंस कितनी है, 10 और 15 25 और 20 45, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी 45 है, 30 और 45, और डिस्टेंस कितनी है वो 0 है। समझ गए ना। डिस्टेंस पार्टिकल द्वारा कवर किए गए पूरे पाथ की लेंथ को कहते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो सीधी दूरी, जो डायरेक्ट डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं, ठीक है। जैसे फिर एक देख लो भाई, यहाँ से है ये ऐसे 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 करके यहाँ तक आया, तो ये जो पूरी लेंथ है इसको क्या कहेंगे, ये डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से सीधे इतनी दूरी है, इसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट में दिशा भी होती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और डिस्टेंस में दिशा नहीं होती इसलिए वो स्केलर है। ये एक क्वेश्चन देख लीजिए, ए ऑब्जेक्ट मूव्स C to A, then it moves back along the same path and reaches O. What is the displacement and distance of the object? कोई चीज है
वो सी से ए तक आती है। ये सी है, ये ए है, ये बी है, वो ओ है। क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट मूव सी टू ए, कोई चीज सी से ए तक आई, देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीच ओ। वो सी से ए तक आई, फिर उसी रास्ते से वो ओ तक चली गई। ठीक। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट बताओ। देखो क्या हुआ है, पहले एक ऑब्जेक्ट गया है सी से ए, मतलब यहां से शुरू होके एक ऑब्जेक्ट पहले यहां तक आया। अब बताओ यहां से यहां तक कितनी दूर गया? देखिए 30 से 40 मीटर, 50, 60, यानी इतना 10 मीटर हुआ। फिर ये 10 मीटर, फिर ये 10 मीटर, तो 10 मीटर, फिर 10 मीटर 20 मीटर, और फिर ये 30 मीटर। मतलब ये यहां से यहां तक गया 30 मीटर। ठीक। ए ऑब्जेक्ट मूव सी टू ए, सी से ए आ गया। इट मूव बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीच ओ। अब ये इसी रास्ते से वापस गया और कहां तक आया? ओ तक आया। लीजिए ये ओ तक आ गया। ठीक। इसी रास्ते से ये ऑब्जेक्ट ओ तक आ गया। तो यहां से यहां तक कितना गया? इतनी दूरी 60 मीटर। ठीक। अब कह रहा है कि आप हमें इसका डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए। देख लीजिए, पहले डिस्टेंस देख लो। डिस्टेंस कितना गया? यहां से यहां तक 30, फिर यहां से यहां तक 60। यही तो हुआ ना भाई, यहां से यहां गया 30 मीटर, फिर यहां से यहां आया 60 मीटर। 30 प्लस 60 मीटर, तो ये हो गया 90 मीटर डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई? देखो ऑब्जेक्ट ने चलना कहां से शुरू किया था? यहां से, और फाइनल इनिशियल वैल्यू ये थी, फाइनल ये है। यहां से चलना शुरू किया, यहां पे यात्रा खत्म की। ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो भाई इतना ही है ना। डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ, क्योंकि यहां से चला यहां पहुंचा। वो नीचे बना दिया, मगर वास्तव में वो सी से चला और ओ तक पहुंचा। तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 30 मीटर हुआ। समझ गए ना? तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 30 मीटर। देख लिया, तो डिस्टेंस आया 90 मीटर और जो डिस्प्लेसमेंट आया वो आया 30 मीटर। समझ गए ना ये वाला क्वेश्चन? देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन? इसको पहले समझ लो क्वेश्चन। ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। एक किसान जो है वो 10 मीटर की साइड वाले एक स्क्वायर की जो पूरी बाउंड्री है उसको 40 सेकेंड में पूरा घूम लेता है, कवर कर लेता है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ? तो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद में उस फार्मर की फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन के बीच में दूरी क्या हुई? मतलब वो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। देखो क्या है क्वेश्चन, देख लो पहले। एक स्क्वायर फील्ड है, ये मान लो एक स्क्वायर फील्ड है, और इसकी जो स्क्वायर फील्ड है इसकी साइड कितनी है? 10 मीटर है। तो 10 मीटर इसकी साइड हो गई। अब स्क्वायर है तो 10 मीटर ये भी होगा, 10 मीटर ये भी होगा, 10 मीटर ये भी होगा, 10 मीटर ये भी होगा। अब क्या कह रहा है? फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इन 40 सेकेंड। एक फार्मर है जो इसकी पूरी बाउंड्री यानी पूरा एक पूरा राउंड कवर कर लेता है 40 सेकेंड में। मतलब यहाँ से चला और यहाँ तक फिर आ जाता है। तो ये जो एक फार्मर है वो कवर कर लेता है यहाँ से शुरू होकर ये पूरा कितनी देर में कर लेता है? 40 सेकेंड में। ठीक।
40 सेकंड में एक फार्मर ये पूरा कवर कर लेता है, यानी 40 सेकंड में एक फार्मर एक पूरा राउंड कवर कर लेता है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद में इस फार्मर का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जरा। ये फार्मर एक राउंड कंप्लीट करता है कितनी देर में? 40 सेकेंड में। ठीक, तो 2 राउंड कितनी देर में कंप्लीट करेगा? 80 सेकेंड में। और ये कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट की, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में सेकेंड में कर लो, तो 2 मिनट 20 सेकेंड, तो 2 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 120 सेकेंड, और 20 सेकेंड ये वाले, यानी कि ये जो पूरा जो हमारा है ये, इसको लिखा जा सकता है 140 सेकेंड। भाई 2 मिनट के 120 सेकेंड और 20 सेकेंड, ये तो पूरा 140 सेकेंड आ गया। तो 2 राउंड वो कवर कर रहा है 80 सेकेंड में। ठीक, 3 राउंड कब कवर करेगा? 120 सेकेंड में। ठीक, हमारे पास कितने सेकंड में निकालना है? 140 सेकंड। 120 सेकंड में जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि भाई 120 सेकंड में ये 3 बार ऐसे वाले राउंड ये 3 बार कवर कर लेगा। ठीक है ना भाई, 40 सेकंड में एक राउंड इसने पूरा किया, 80 सेकंड में 2 राउंड पूरे किए, और फिर 120 सेकंड में 3 राउंड पूरे कर लिए। ठीक है ना, तो 120 सेकंड तक इस फार्मर का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। अब हमारे पास 20 सेकंड और जाता है, तो आप बताइए, एक राउंड 40 सेकंड में पूरा कर रहा है, तो 20 सेकंड में कितना कवर करेगा? आधा राउंड। भाई 20 सेकंड में आधा राउंड कवर करेगा ना। तो यहां से हम कह सकते हैं ये हाफ राउंड कंप्लीट करेगा 20 सेकंड में। ठीक, अब यहां तक तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया था 0, क्योंकि इसने 3 बार राउंड अगर पूरे किए तो 3 राउंड में इसने इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो 0 हो गया। आगे के जो 20 सेकंड थे इसमें, ठीक है ना, उस 20 सेकंड में इसने आधा राउंड कंप्लीट किया। मान लो जैसे कि इस फार्मर ने यहां से चलना शुरू किया, तो 20 सेकंड में ये यहां तक पहुंचा। मतलब ये कहां पहुंचा? यहां से यहां पे। बात समझ गए ना? समझ गए ना भाई। 140 सेकंड में हमसे पूछा गया था कि बताइए फार्मर का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो 120 सेकंड में तो फार्मर ने 3 बार ये पूरे राउंड कंप्लीट कर लिए। तो जब 140 सेकंड में, सॉरी 140 में से जब 120 सेकंड में इस फार्मर ने 3 बार राउंड कंप्लीट कर लिए, तो 120 सेकंड में तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया ना, क्योंकि 3 बार ये घूम कर उसी जगह आ गया। उसके बाद जो 20 सेकंड इसमें बचे थे उसमें इसने आधा राउंड कवर किया, तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कहां से कहां तक हो? वो तो यहां से यहां तक, मतलब इतना ही हुआ ना। ठीक, अब इस डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर। तो भैया देख लो कितना है, ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये हम लोग निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये कितना होगा? ये हाइपोटेनियस है, इसको आप परपेंडिकुलर मान लो, इसको बेस मान लो, तो क्या होता है फार्मूला आपको पता ही होगा। तो ये जो लेंथ है ये हो जाएगी हमारी हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। कितना हो गया? ये हो गया 200, 100 प्लस 100। जो तो फिर यहाँ से जो आधा राउंड इसने कंप्लीट किया 20 सेकंड में, और आधे राउंड का डिस्प्लेसमेंट कितना है? रूट 200।
ये है इसका डिस्प्लेसमेंट 120 सेकंड में। ठीक, अब √200 को आप ऐसे ना लिखो तो आपको एक और ऐसे लिख सकते हो भाई, 200 को आप एलसीएम लो, ठीक। समझ गए ना। अब देखिए किस किस के जोड़े बन रहे, ये एक बना, ये एक बना, तो 5 2 जा 10, और ये इसका नहीं बन पाया, इसका पेयर नहीं बना, इसका पेयर बन गया, इसका बन गया, तो ये 5 ले लिए, यहाँ से 2 ले जाए, 5 2 जा 10 और √2, तो इसको कह सकते हैं 10√2 मीटर। समझ गए ना पूरा। ये है इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसका आंसर आया 10√2 मीटर डिस्प्लेसमेंट। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए अगला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, स्टार बना देना। ए बॉडी मूव सर्कुलर पाथ, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक बॉडी है वो ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, मान लो ये सर्कल बना हुआ है, सर्कल जैसा है नहीं मगर सर्कल है। ए बॉडी मूव सर्कुलर पाथ, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, फिर ए बी सी डी एंड ए बी सी डी। ये पहले ये वाला देख लेते हैं फर्स्ट, ए टू बी, ए से बी तक, ठीक। अब ए से बी तक चली गई, कितनी डिस्टेंस है, ये है, मान लेते हैं ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस है आर, ठीक। अब आप डिस्टेंस बताइए, तो पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr, और ये कितना है, ये पूरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस का 1/4 ही तो है ना, इतना, यहां से यहां तक 1/4 है। तो जो यहां से यहां तक चली गई डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी भाई, जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 2πr/4, ठीक है ना। देख लेते जरा कोई इसमें, हाँ एक चीज और देख लीजिए, ये जो यहाँ पे आर है ये 7 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक। आर 7 सेंटीमीटर दी हुई है क्वेश्चन में, मतलब ये क्वेश्चन लिखा हुआ और ये फिगर बना हुआ है। तो डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कवर करने में कितनी डिस्टेंस कवर हुई, तो 2πr/4 समझ में आया भाई। पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr है, हमको इतना ही तो लेना है, तो ये कितना है, पूरे सर्कल का 1/4 ही तो है, इतना चौथाई भाग ही तो है, तो 2πr/4 हो गया। अब 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, ये 4 हमने बाहर कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, ये वाला 4 भाई, ये वाला 4, ये पाई की वैल्यू बाई 22/7, और ये वाला आर यानी 7, इससे ये कट गया, ठीक। और 2 से 4 कट गया, तो 2 जा 4, और 2 से 22 कट गया 11, मतलब जो इसकी डिस्टेंस निकल के आई वो कितनी आई, 11 सेंटीमीटर। समझ गए, समझ में आ गई ना पूरी बात। अब डिस्प्लेसमेंट देख लो भैया, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पार्टिकल की इनिशियल ये है पोजीशन, फाइनल पोजीशन ये है, प्रारंभिक बिंदु ये है, और यहां से चल करके ये यहां पहुंचा, ठीक। यहां से यहां तक इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इस लाइन को यहां पे मिला दो। अब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है भाई, त्रिज्या तो ये भी है ना, तो 7 सेंटीमीटर ये और 7 सेंटीमीटर ये, तो क्या ये डिस्टेंस आप निकाल लेंगे हाइपोटेनियस से, बिल्कुल निकाल लेंगे पाइथागोरस से। कितना होगा, 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का अंडर रूट, यानी जो इसकी आएगी हमारे पास वैल्यू वो आएगी 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू
49 प्लस 49, ठीक, समझ गए। अब ये ऐड होके कितना हो जाएगा, 49 और 49 40 40 80 9 9 18 यानी 108। समझ गए। एक मिनट, 80 और 10 98 होगा, 108 नहीं 98। कितना हो गया, 98, ठीक। तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया, 98 आया। समझ गए। अब 98 को इस तरह से नहीं लिखते हैं, इसको और सॉल्व कर लें। देखिए 2 4 जा 8, कैरी इधर आया, 2 9 जा 18, ठीक। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, एक पेयर बना, एक पेयर बनाना 7 का, तो कितना हो गया भैया, 7√2। समझ गए। डिस्टेंस 11 सेंटीमीटर आया ये वाला, और जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आया वो आया 7√2 सेंटीमीटर। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्टेंस। समझ गए। देख लो, इसको नोट कर दो, नोट करना है या जो करना है कर दो। फिर एक बार देख लो, ए से बी तक डिस्टेंस पूछी थी, ए से बी तक डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस इस पूरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस के 1/4 है। तो पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr है, उसका 1/4 हो गया। तो 2πr 2 पाई की वैल्यू 22/7, r 7, नीचे वाला 4, ये कटा गया 2। फिर देखो कटा कैसे, 2 को 4 से कटा, 2 आया, 22 कटा, 11 आया, 7 से 7 कट गया, तो ये 11 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ गया। फिर डिस्प्लेसमेंट आप देख लीजिए, ये था डिस्प्लेसमेंट, ये 7 है, ये 7 है, पाइथागोरस लगा दिया, √98 आया, सॉल्व कर दिया, 7√2 आ गया। अगला देखो क्वेश्चन इसका, अब ये वाला लेंगे इस बार। A B C, ठीक। अब देखिए जरा, A B C यानी यहां तक, ठीक। यहां से यहां तक की डिस्टेंस, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr, ये कितना है, हाफ है, यानी 2πr का आधा। तो जो डिस्टेंस हो गई वो 2πr की आधी। समझ गए, आधी क्यों, 2 से 2 कैंसिल, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7, 7 से 7 कैंसिल, आंसर कितना आया 22। ये हो गई डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक, A से C तक, ठीक। A से C तक डिस्टेंस आ गई 22 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्टेंस को हिंदी में दूरी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन। अच्छा, शुरू कहाँ से हुआ था, A से, आया कहाँ पे, C तक। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, यहाँ से यहाँ तक की सीधी दूरी, ये कितना है 7। तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर। भाई यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर थी ना रेडियस, तो इतनी रेडियस सॉल्व हो गई, तो पूरा डायमीटर कितना हो, 14 सेंटीमीटर। ये लो, डिस्प्लेसमेंट भी आ गई। तो A से C तक की डिस्टेंस 22 सेंटीमीटर, A से C तक की डिस्प्लेसमेंट 14 सेंटीमीटर, ठीक। आगे देखो,
भैया डी यहाँ पे है, देखो ये है डी, ये डी है। अब ए बी सी डी थर्ड ले, ए बी सी डी डिस्टेंस देखो कितना है, डिस्टेंस कितनी है, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर। ये कितना है 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, यानी 3 बार 1/4 यानी 3/4। ठीक भाई, यहाँ से यहाँ तक आने में 3 बार 1/4 चला ना, एक 1/4 ये चला, एक 1/4 ये चला, एक 1/4 ये चला। तो ए से डी तक का जो डिस्टेंस होगा पूरे सर्कल का कितना होता है 2 पाई आर। ए से डी तक का चलने में कितना सर्कल कंप्लीट हुआ 3/4। भाई 3/4 सर्कमफ्रेंस व्यक्ति चला ना ए से लेके डी तक आने में, तो 3/4 ये है इसकी डिस्टेंस। 2 से 2, 2 × 2 2 × 4, ये लीजिए 3/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 7, 11 3 × 33। ए से डी तक, ए से डी तक, ए से डी तक कितनी डिस्टेंस कवर हुई 33 सेंटीमीटर। ठीक, डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट यहाँ कैसे निकाली थी। ठीक, कितनी आई थी डिस्प्लेसमेंट 98 आई थी ना, √98, उतनी ही डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी आएगी, क्योंकि भाई ये भी 1/4 था, इतना ये जो सर्कमफ्रेंस ये भी 1/4, ये भी 1/4 है, तो डिस्प्लेसमेंट वही होगी जो यहाँ से यहाँ थी, क्योंकि इसके सामने ही तो ये वाला पॉइंट है ना। ठीक है, ये पॉइंट इसके सामने, तो जितना डिस्प्लेसमेंट वहाँ था उतनी डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी हो जाएगा। ये सब पॉइंट एक दूसरे के एकदम सामने बने हुए, ध्यान रखना। ठीक, इसके सामने ये, और यहाँ से भी एक डायामीटर जाएगा, यहाँ से भी एक डायामीटर जाएगा। अब देखो 2 पाई आर, हाँ ये क्या निकाला था, ये निकाली थी हम लोगों ने डिस्टेंस, तो ये हो गई हमारा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक जितना वहाँ से वहाँ तक था उतना ही वहाँ से वहाँ तक होगा। है ये वाला जितना डिस्प्लेसमेंट था ये भी तो उतना ही होगा, ये भी तो उतनी ही दूरी जितनी ये वाली है, बस वो इधर को था ये इधर को था, वो चेंज है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज है, डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही है, उसका मैग्नीट्यूड वो वही होगा √98। और ये कितना आया था 7√2 आया था, देख लो एक बार फिर से 2√10 आया था, देख लो 2 4 जाए 8, 2 9 जाए 18, ये कितना हुआ 7√2। समझ में आ गया ना। ए से डी तक, ए से डी तक 3/4 2 पाई आर, डिस्प्लेसमेंट जितना ये था उतना ही ये है 7√2। अब देखो अगला, ये लेते हैं
कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पहुँचा, यहाँ से शुरू हुआ पार्टिकल, डिस्टेंस ऐसे पूरा घूम करके पूरा सर्कमफ्रेंस घूम गया, ठीक। तो पूरा सर्कमफ्रेंस इसकी डिस्टेंस हो गई। सर्कमफ्रेंस का क्या फार्मूला, 2πr, 2πr डिस्टेंस है। कैंसिल, 222 जा 44 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से इनिशियल पॉइंट, यहाँ पे घूम के कहाँ आया, यहीं आया। फाइनल पॉइंट यहाँ पे, दोनों इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई दूरी ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 सेंटीमीटर। समझ गए, नोट कर लो। अब ये देखिए, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या होता है पहले देख लो। ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल एक निश्चित समय में हर बार अगर एक निश्चित दूरी चल रहा है तो इसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, और कोई ऑब्जेक्ट अगर एक निश्चित समय में निश्चित दूरी नहीं चल रहा है तो इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू हुआ, ठीक। मान लीजिए यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू हुआ, यहाँ से, ठीक। ये यहाँ चला 5 मीटर, ठीक। और इसको टाइम कितना लगा, मान लेते हैं 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में कितना चला, 5 मीटर चला आगे। फिर 5 सेकेंड में ये कितना चला, फिर 5 मीटर चला। फिर आगे, फिर 5 सेकेंड में ये कितना चला, फिर 5 मीटर चला। और देखिए, और 5 सेकेंड में ये कितना चला, 5 मीटर चला। ये जो मोशन कर रहा है ये कौन सा मोशन है, ये है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, मान लो वो भी चला 5 सेकेंड, इसने भी टाइम लिया, और ये चला 5 सेकेंड के बाद 4 मीटर। फिर ये इसने 5 सेकेंड का टाइम लिया, और इस बार ये 5 सेकेंड में चल गया, कितना चल गया, मान लेते हैं 8 मीटर। पहले 5 सेकेंड में कितना चला था, 4 मीटर। अगले 5 सेकेंड में कितना चला, 8 मीटर। देखिए, फिर इसने 5 सेकेंड का टाइम लिया, इस बार ये कितना चला, इस बार ये चला 5 मीटर। फिर इसने 5 सेकेंड का टाइम लिया, अब की बार ये कितना चला, अब की बार ये चला 6 मीटर। अब 20 सेकेंड ये ऑब्जेक्ट चला, और मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो ये एक निश्चित टाइम इंटरवल में एक निश्चित डिस्टेंस कवर कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, तो इसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्या बताया था, एक निश्चित समय में, निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित दूरी को चल रहा है ना ये, तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। और ये भी उसी निश्चित समय में अलग अलग दूरियों को कवर कर रहा है, तो ये कितना हो गया भाई, ये कितना हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, क्योंकि ये निश्चित समय में अलग अलग दूरियों को कवर कर रहा है। वही लिखा है, ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में पूरी करे तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और अगर ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस, ये देखिए अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कंप्लीट करता है तो उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। भाई टाइम इंटरवल तो उतना ही है,
टाइम इंटरवल में तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर तो चेंज हो गया डिस्टेंस में या डिस्प्लेसमेंट में। यहाँ पर कोई चेंज। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन जब होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ है। देख लो भाई, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर आया तो इसकी डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ होती है, बाकी मोशन में नहीं, केवल स्ट्रेट लाइन मोशन में। ये चीज़ समझ में आई? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट एक निश्चित समय में निश्चित दूरी कवर करता है, यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा ऑब्जेक्ट निश्चित समय में अलग अलग दूरियों को कवर करे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, देख लीजिए, इसके आगे लिख भी दिया जाए, ये जो है हमारा ये यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। स्पीड, अब ये देख लीजिए कि स्पीड क्या होता है, स्पीड किसे कहा जाता है? एनी ऑब्जेक्ट हाउ मेनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु के द्वारा एक निश्चित समय में कितनी दूरी चली गई होती है, इसे उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहते हैं। एक वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में कितनी दूरी चली गई है, इसे उस वस्तु की स्पीड कहते हैं। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यहाँ पे बाई होगा, टोटल टाइम टेकन बाई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बाई कर दीजिए। टोटल टाइम टेकन बाई ऑब्जेक्ट फॉर कंप्लीट जर्नी इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अच्छा, किसी भी यात्रा में जितना समय लगता है और कितनी दूरी चली गई, एक यात्रा में लगे कुल समय में कुल जितनी दूरी चली गई, इसे उसकी एवरेज स्पीड या औसत चाल कहते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड यानी औसत चाल का जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पूरी यात्रा में कितना टाइम लगा और कितनी डिस्टेंस चली गई। अब समझना आप यहाँ पे कि ये एवरेज को और अच्छे से समझो। देखिए, जो स्पीड होती है ये दो प्रकार की होती है। मान लीजिए कि आपने या किसी ने यहाँ से ए पॉइंट से चलना शुरू किया, ठीक है, और ए से चल के यहाँ तक आए बी तक, ए से बी तक गए, टाइम लगा 1 आवर, 1 घंटे का समय लगा, डिस्टेंस थी 50 किलोमीटर। बात समझना ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट ए से चला बी तक आया, 1 घंटे का समय लगा, 50 किलोमीटर दूरी उसने ट्रेवल की। अब आपसे ये पूछा जाए कि इसकी स्पीड कितनी है, तो क्या बताओगे? तो स्पीड का मतलब होता है एक निश्चित समय में कितनी दूरी चली गई। तो निश्चित समय है 1 घंटा, चली गई दूरी है 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर पर आवर, ये तो हो गई स्पीड। अब कोई पूछे एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो एवरेज स्पीड का क्या मतलब है? पूरी यात्रा में कितना समय लगा और कितनी दूरी चले गए। तो पूरी यात्रा में 50 किलोमीटर दूरी चला और 1 घंटा समय लगा, तो 50 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड भी 50 किलोमीटर पर आवर और स्पीड भी 50 किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड और एवरेज स्पीड में जब कोई अंतर ही नहीं, तो फिर एवरेज शब्द आया क्यों यहाँ पे, ये समझना जरा। देखो, स्पीड जो होती है वो होती है दो तरह की। कैसे? मान लीजिए कि ए ने यहाँ से ए से ऑब्जेक्ट चला, कोई चला मोटरसाइकिल से, मान लो चला, वो ए से बी तक आया। अब एक बात बताओ आप, जब ए से बी तक कोई 50 किलोमीटर की दूरी पर जाएगा तो हो सकता है रास्ते में कहीं पर वो अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड कम भी करेगा, हो सकता है कहीं पे ट्रैफिक जाम अगर मिल जाएगा तो वो अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड कम भी करेगा, और कहीं वो अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड ज़्यादा भी करेगा।
हो सकता है वो कहीं पर अपनी मोटरसाइकिल को रोक ही दे, हो सकता है कहीं पे किसी वजह से मान लो रोड में गड्ढा हो जाए या कोई जुलूस मेला बारात चल रही हो, तो हो सकता है उसने अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड रोक दे, ये भी हो सकता है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि मान लीजिए कि यहाँ से जो मोटरसाइकिल चली ए से वो 6 AM पे चलना शुरू हुई और 1 घंटे बाद 7 AM पे ये मोटरसाइकिल बी पॉइंट पे पहुँच गई, तो क्या जरूरी है 6 AM से लगा के 7 AM तक बीच के हर एक पॉइंट पर उसकी स्पीड 50 km/h ही रही होगी? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है भाई। इस रास्ते में हो सकता है कहीं पे उसकी स्पीड कम भी होगी, कहीं पे ज़्यादा भी होगी। आप साइकिल से घर जाते हो स्कूल से, तो कभी ब्रेक भी लगाते हो, कभी साइकिल तेज भी करते हो, कभी धीमे भी करते हो, लगातार एक निश्चित स्पीड से तो चलते नहीं है। वही बात कही जा रही है कि यहाँ से आप यहाँ तक अगर आओगे तो एक लगातार निश्चित स्पीड से तो नहीं आओगे, अलग अलग स्पीड पे आओगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 6:30 बजे 6:30 AM पे आपकी स्पीड कितनी थी, हो सकता है आपकी स्पीड आ जाए 0 km/h। आपने हो सकता है उस टाइम पे मोटरसाइकिल को रोक दिया हो सकता है उस टाइम आपकी स्पीड आ जाए 10 km/h, हो सकता है उस समय आपकी स्पीड आ जाए 90 km/h, क्योंकि हर एक पॉइंट पर तो स्पीड अलग अलग आ सकती है ना। कोई ज़रूरी तो नहीं कि हम 50 km/h की स्पीड से ही लगातार चलेंगे, अलग अलग आ सकती है। तो अगर किसी भी पॉइंट पे स्पीड पूछी जाए, ठीक, किसी एक निश्चित बिंदु पे कि 6:30 AM पे बताओ, 6:45 AM पे बताओ, तो वहाँ पर जो एक निश्चित पॉइंट के लिए स्पीड पूछते हैं, वो जो स्पीड होती है वो एक निश्चित बिंदु के लिए पूछी गई है, इसलिए वो एवरेज स्पीड नहीं होती है। एवरेज स्पीड वो होती है जो पूरी यात्रा में कितना समय लगा, पूरी जर्नी में कितना टाइम लगा और कितनी डिस्टेंस कवर की गई। जब एक किसी निश्चित पॉइंट पे स्पीड पूछी जाए तो उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, हिंदी में तात्क्षणिक चाल बोलते हैं उसको। तो चाल या स्पीड हो गई दो प्रकार की, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड वो स्पीड है जो स्पीड किसी एक निश्चित पॉइंट पे पूछी जाए, और एवरेज स्पीड वो स्पीड है जो पूरी डिस्टेंस को कवर करने में, पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा और कितनी डिस्टेंस पार्टिकल ने चला। ठीक, तो समझ में आया एवरेज क्यों लगा? एवरेज का मतलब पूरी जर्नी की बात हो रही है। अगर आपसे ये कहा जाए कि 6 AM पे मोटरसाइकिल चली, 7 AM पे यहाँ पहुंची और 6:30 AM पे स्पीड बताओ, तो वो एवरेज स्पीड नहीं है, क्योंकि वो एक निश्चित पॉइंट पे स्पीड पूछी जा रही है ना। एवरेज का मतलब है कि पूरी जर्नी में जितना समय लगा और पूरी जर्नी में कितनी डिस्टेंस चली, और स्पीड दोनों ही है, क्योंकि स्पीड का मतलब क्या था, निश्चित समय में चली गई दूरी। अब वो निश्चित समय 1 सेकंड का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है। एवरेज स्पीड में वो निश्चित समय 1 घंटे का है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड में 1 सेकंड का भी हो सकता है, 1 मिनट का भी हो सकता है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस में हम एक छोटे से पॉइंट की बात करते हैं, छोटे से पॉइंट पर पूछी जाती है स्पीड, और एवरेज स्पीड में पूरी स्पीड लेते हैं। तो अच्छे से समझ लीजिएगा, एनी ऑब्जेक्ट how many distance traveled per unit time is called speed of this object। किसी वस्तु के द्वारा एक निश्चित समय में कितनी दूरी चली गई होती है, इसको उस वस्तु की स्पीड कहते हैं। ठीक, और पूरी यात्रा में लगे गए समय में, पूरी यात्रा में जो समय लगा उस समय में कितनी दूरी चली गई, उसको एवरेज स्पीड कहते हैं। और पूरी यात्रा में किसी एक समय के छोटे से बिंदु पर कितनी दूरी कवर की गई, उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। फिलहाल यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड का कोई काम नहीं, यहाँ पर अपने कोर्स में एवरेज स्पीड की ही बात होगी। लेकिन ये बात आती ना कि एवरेज शब्द यहाँ पे क्यों आया, एवरेज वर्ड क्यों लगाया गया, इसलिए आपको ये बता दिया कि स्पीड 2 टाइप की होती है, एक इंस्टेंटेनियस होती है, एक एवरेज होती है। एवरेज ये वाली स्पीड है। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 15 मीटर इन 14 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि कोई वस्तु 16 मीटर चली 14 सेकेंड में, और फिर उसके बाद 16 मीटर चली 2 सेकेंड में, इसकी औसत चाल बताइए। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, एवरेज स्पीड
का क्या फार्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 16 मीटर यहाँ पे और 16 मीटर यहाँ पे, इसका मतलब 16 मीटर प्लस 16 मीटर हो गई टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना है, 14 सेकेंड यहाँ पे, 2 सेकेंड यहाँ पे। कितना हो गया, 32 मीटर। कितना हो गया, 16 सेकेंड। कैंसिल कर दिया, 16 में 16 2 जा 32, 2 मीटर पर सेकेंड। अब पर सेकेंड कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख दिया, चलो ये सेकेंड नीचे है, सेकेंड की पावर कितनी है 1, इसको ऊपर कर दो तो ऊपर आएगा, तो ऐसे लिखा जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में ऐसे ही लिखा होता तो ऐसे ही लिखेगा 2 मीटर पर सेकेंड। चाहो तो ये वाला ऑब्लिक लगा के लिख सकते हो, मगर ज़्यादातर इसको ऐसे इससे को सेकेंड को ऊपर कर देते हैं और यहाँ पे इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाती है। वेलोसिटी, वेग। अब देख लीजिए भैया, वेलोसिटी क्या होता है, वेग किसे कहा जाता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक निश्चित समय में कोई चीज़ कितना डिस्प्लेस्ड हो जाती है, यानी एक निश्चित समय में किसी वस्तु में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, इसे उस वस्तु का वेग बोलते हैं या वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको आप ऐसे समझ लो, मान लीजिए कि अपने पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से ऐसे 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 यहाँ पे पहुँचा, यहाँ इसकी जर्नी खत्म हो गई। तो अगर स्पीड, अब मान लेते हैं कि ये जो इसका पाथ है, ये जिस पाथ पे ये आया है, इस पाथ की लेंथ मान लेते हैं 10 मीटर है। ठीक, 10 मीटर। और जो इसको टाइम लगा वो मान लेते हैं 10 सेकेंड का लगा। तो अगर हम इसकी स्पीड निकालें तो स्पीड कितना होगा, स्पीड 10 मीटर 10 सेकेंड। कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई इसकी स्पीड। अब मान लो कि ये जो पॉइंट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये वाली जो दूरी है, ये वाली, ये मान लेते हैं ये 10 मीटर था, ये मान लेते हैं 5 मीटर है। ठीक, 5 मीटर। अब इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस्ड होने में भी तो 10 सेकेंड का ही समय लगा। ठीक भाई, ये ऐसे ऐसे गया था, जिस भी पाथ से गया हो, इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस्ड होने में 10 सेकेंड का समय लगा। और कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ अपना 5 मीटर। ठीक, अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, 5 मीटर ही तो हुआ, और टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड। 5 अपॉन 10, 1/2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात। 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड है
1/2 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5 मीटर का, टाइम तो तब भी 10 सेकेंड का ही लगा, ठीक है ना। ये 5 मीटर 10 सेकेंड में गया जो इसकी वेलोसिटी है, स्पीड 10 मीटर 10 सेकेंड में जाती है। बात समझ में आई। अब जो वेलोसिटी है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट में आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट में दिशा होती है, एक डायरेक्शन होता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब दिशा के साथ बताया जाता है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में दिशा शामिल है इसलिए। अब और देखिए, आप मान लीजिए कि एक पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ गया 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक, और एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्या इन दोनों पार्टिकल की, ये मान लो ये ए है ये बी है, क्या ए और बी इन दोनों पार्टिकल की स्पीड एक है? क्या इन दोनों की स्पीड इक्वल है? हाँ बिल्कुल है। 5 किलोमीटर पर आवर इसकी भी स्पीड है, 5 किलोमीटर पर आवर इसकी भी स्पीड है, मगर क्या इनकी वेलोसिटी इक्वल है? नहीं है, नहीं है वेलोसिटी इक्वल। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई इनका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है ना। अब डिस्प्लेसमेंट अलग है इसलिए वेलोसिटी एक जैसी नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा केवल इससे मतलब नहीं कि ये 5 किलोमीटर पर आवर ये 5 किलोमीटर पर आवर है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी शामिल है, और इसके डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर है। ये इस ओर से इस ओर डिस्प्लेस्ड हो रहा है, ये उस ओर से इस ओर डिस्प्लेस्ड हो रहा है। तो ये स्पीड इक्वल है मगर वेलोसिटी इक्वल नहीं है। आई बात समझ में। या मान लेते हैं एक सर्कल है, वो यहाँ से शुरू होकर वापस यहाँ तक आ गया। अब पूछा जाए जब ये यहाँ से शुरू हो गया यहाँ तक आया तो आप बताइए कि इसकी वेलोसिटी कितनी है? तो वेलोसिटी तो 0 है। वेलोसिटी तो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो 0 अपन कुछ भी टाइम लगाओ वेलोसिटी तो 0 आ जाएगी, ठीक। इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। मगर क्या इसकी स्पीड भी 0 है? स्पीड नहीं 0 है। स्पीड क्या है? इस पूरे पाथ की लेंथ अपॉन टाइम, वो तो 0 नहीं होगी। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वेलोसिटी 0 है। तो समझ में आया वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक निश्चित समय में किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना चेंज, कितना डिस्प्लेस्ड हो जाता है कोई ऑब्जेक्ट, एक निश्चित समय में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस्ड हो जाता है, इसे उसकी वेलोसिटी बोलते हैं। हिंदी में वेग कहते हैं, ठीक है। वेग का क्या मतलब है? एक निश्चित समय में वस्तु कितना विस्थापित हो गई है, इसे वेग कहते हैं। फिर देख लीजिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। एक निश्चित समय में वस्तु में कितना विस्थापन हो गया, इस कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो उस वस्तु का वेग कहलाता है। देखिए, वेलोसिटी में कुछ और चीज़ें भी समझने वाली हैं, वो समझ लीजिए। वेलोसिटी आपको बताया कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ कंफ्यूज करने वाली ये आती है, बहुत सारे लोग बताते हैं, वीडियो में भी कई बार देखा कि वेलोसिटी का मतलब होता है आप स्पीड को डायरेक्शन के साथ बता दीजिए तो ये वेलोसिटी हो गई। जरा समझना क्या कंफ्यूजन है। स्पीड को डायरेक्शन के साथ बता दी जाए तो वो वेलोसिटी होती है, ऐसा लोग बताते हैं। मान लो यहाँ से कोई पार्टिकल चला, ऐसे 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 होते यहाँ तक आया, ठीक। इसकी जो डिस्टेंस इसने कवर की वो मान लो थी 10 मीटर। डिस्टेंस थी 10 मीटर, मतलब ये जो पाथ है इसकी लेंथ थी 10 मीटर, ठीक। और इसको टाइम लगा 10 सेकेंड, तो ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। स्पीड आ गई, स्पीड आ गई। अच्छा, लोग या कंफ्यूजन होता है, लोग ये बोल देते हैं कि वेलोसिटी का मतलब आप स्पीड को डायरेक्शन के साथ बता दो। तो भैया इसकी स्पीड कितनी आई? 1 मीटर पर सेकेंड आई। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड आई
1 मीटर पर सेकंड। हमने बता दिया, स्पीड को डायरेक्शन के साथ बता दिया। तो क्या ये वेलोसिटी मानी जाएगी? क्या इसको वेलोसिटी कहा जा सकता है? इसे नहीं कहा जा सकता है, नहीं, वेलोसिटी ये नहीं है, ये स्पीड है, ठीक है। लेकिन आपने ये सुना होगा लोगों को बताते हुए कि वेलोसिटी का मतलब होता है कि आप स्पीड को डायरेक्शन के साथ बता दो, वेलोसिटी हो गई। स्पीड को डायरेक्शन के साथ बताने में वेलोसिटी केवल तब होगी जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। समझना बात को। एक्चुअली जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही हो जाता है। स्ट्रेट लाइन मोशन में तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कोई अंतर होता नहीं है, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में नहीं। इसलिए वहां पर ये बात सही। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल यहां से यहां तक आया, इसकी डिस्टेंस है 5 मीटर और 5 सेकंड का टाइम लगा। तो अगर इसकी स्पीड बताई जाएगी, स्पीड तो कितनी बताई जाएगी? 5/5, 1 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। अब यहाँ पर अगर ये बात कही जाए कि इस स्पीड को डायरेक्शन के साथ बता दो तो ये वेलोसिटी हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर ये वेलोसिटी हो जाएगी। ये वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड इज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ये वेलोसिटी है, लेकिन जो पहले बताया था वो वेलोसिटी नहीं। फिर देख लीजिए, ये स्पीड है, इस स्पीड को डायरेक्शन के साथ बता दो। मान लो ये ईस्ट है, मान लो ये वेस्ट है, बता दो ईस्ट से वेस्ट 1 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट टू वेस्ट, तो ये वेलोसिटी है। मगर अगर कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक, और ये जो पाथ है, ये पाथ मान लेते हैं 10 मीटर का है। मान लेते हैं ये पाथ कितने का है? 10 मीटर है। 10 मीटर है इस पाथ की लेंथ, और टाइम इसको लगा मान लो 10 सेकंड ही मान लेते हैं, ठीक। अब कोई ये कहे कि यहां पर स्पीड को डायरेक्शन के साथ बता दो, वेलोसिटी हो जाएगी। मतलब वो कह रहा है स्पीड इसकी कितनी हो गई? 1 मीटर पर सेकंड। ये भी यहां से यहां आया, यहां से यहां, ये इसकी डायरेक्शन रही। इसको भी वेस्ट मान लो, इसको ईस्ट मान लो, समझने के लिए इसको ईस्ट इसको वेस्ट मान लीजिए। कोई कहे इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है टुवर्ड्स ईस्ट टू वेस्ट, मतलब कोई ये कहे कि इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है ईस्ट टू वेस्ट, मतलब वो कह रहा है कि वेलोसिटी का मतलब स्पीड को डायरेक्शन के साथ बता देना। जैसे यहाँ पे बताया था, यहाँ भी स्पीड को डायरेक्शन के साथ बता रहे हैं कि भैया इसकी स्पीड आई 1 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट, तो ये वेलोसिटी हो गई। क्या ये वेलोसिटी हो गई? नहीं हो गई, ठीक। क्योंकि जब आपसे कहा जाए कि स्पीड को डायरेक्शन के साथ बता दो तब वो वेलोसिटी होता है। हाँ होता है, मगर किस केस में? केवल उस केस में जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रहा हो, केवल तब, ठीक। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं है तो फिर वेलोसिटी स्पीड विद डायरेक्शन नहीं होगा। ये चीज कई बार किताबों में मिल जाती है और लोग यही समझ लेते हैं कि वेलोसिटी का मतलब ये है कि आप स्पीड को टाइम के साथ बता दीजिए। हाँ, मगर केवल कब? जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ये जो डिस्टेंस है यही डिस्प्लेसमेंट है, वहाँ फर्क नहीं होता है, यहाँ फर्क पड़ा जाएगा। यहाँ अगर वेलोसिटी बतानी है तो वेलोसिटी का मतलब ये डिस्प्लेस्ड कितना हुआ है, ये चीज, ये जो पिछली बार बताई थी। मान लो अगर ये 5 मीटर हुआ, मान लो अगर ये 5 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो जो इसकी वेलोसिटी होगी, वो हो जाएगी 5/10 सेकेंड लगाना 1/2 मीटर पर सेकेंड। ये सही है, ये गलत है। ये इसलिए बताया क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता था जब लोग ये कहने लगे कि वेलोसिटी का मतलब होता है कि स्पीड को डायरेक्शन के साथ बता दो तो वो वेलोसिटी हो जाती है। वो वेलोसिटी केवल तब होती है जब
ये डायरेक्शन हो, मतलब जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तब स्पीड को डायरेक्शन के साथ बताओगे तब वेलोसिटी हो जाएगी। मगर अगर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है तो आप अगर स्पीड को डायरेक्शन के साथ बताओगे तो वो वेलोसिटी नहीं होगी। इसीलिए आप यही ध्यान रखो कि वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्ट्रेट लाइन है तो भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्ट्रेट लाइन नहीं है तो भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और स्ट्रेट लाइन अगर है तो हाँ कहा जा सकता है कि आप स्पीड को डायरेक्शन के साथ बता दीजिए, वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है ना, ये चीज़ मतलब बताने वाली थी, इसलिए मैंने कहा आपको ये बात बता दी जाए। तो ये बात समझ गए होंगे आप कि कब स्पीड को डायरेक्शन के साथ बताने पे वेलोसिटी होती है और कब नहीं होती है। अच्छा, अब एक और बात देख लो। स्पीड में आपको बताया था कि एक एवरेज स्पीड होती है, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। वही चीज़ यहाँ भी है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मान लो एक पार्टिकल ने यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक आया, यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक आया। ठीक, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। लेकिन क्या ये जब यहाँ से यहाँ तक आ रहा था तो क्या प्रत्येक पॉइंट पर, क्या एवरी एंड ईच पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 थी? नहीं थी भाई। ये जब यहाँ आ रहा था तो इसकी तो वेलोसिटी तब 0 हुई ना, क्योंकि जब ये यहाँ पे पहुँचा, जब इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो इसकी एवरेज तो वेलोसिटी 0 आई ना। एवरेज का मतलब क्या? पूरी जर्नी को लिया जाता है, यही तो बताया था ना एवरेज में, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो वेलोसिटी भी एवरेज है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और 9th क्लास में अगर एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की बात करी जाए, एवरेज ना लगाया जाए, केवल स्पीड या वेलोसिटी बोला जाए, तो आप समझ लेना कि एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड की ही बात हो रही है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस यहाँ पर नहीं आएगा। इंस्टेंटेनियस आपको केवल बताया था कि इंस्टेंटेनियस क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी का मतलब एवरेज वेलोसिटी ही होगी। और एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब? पूरी जर्नी का डिस्टेंस और पूरी जर्नी में कितना टाइम लगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस आप जान लीजिए किसी एक निश्चित पॉइंट पर कितनी वस्तु डिस्प्लेस्ड हुई, कितना टाइम लगा। आपको स्पीड वाले उसमें बता चुके हैं अच्छे से। चलिए अब और एक नई चीज देख लीजिए, नोट लगा के ये नीचे लिख लेना। ये जो फार्मूला है ये अभी डेरिवेशन में काम आएगा। अब देखो क्या है, इन केस द वेलोसिटी चेंज विद अ यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म मोशन में आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब एक निश्चित टाइम में वस्तु एक निश्चित दूरी तय करे तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ऐसे ही एक निश्चित समय में किसी चीज की वेलोसिटी में जो चेंज हो वो भी एक निश्चित चेंज हो। ठीक है ना, एक निश्चित समय में जो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो वो एक निश्चित हो। ठीक, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रही है तो एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो u प्लस वी अपॉन 2 भी हो सकता है, जहां u इनिशियल वेलोसिटी और v फाइनल वेलोसिटी। पहले आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अच्छे से समझ लो। देखो इधर मान लो ये एक पार्टिकल है। ठीक, ये पार्टिकल यहां से यहां तक आया, इसको टाइम मान लो लगा 5 सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी कितनी हुई मान लेते हैं ये 5 सेकेंड टाइम लगा। इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो की 5 मीटर यहां तक, तो वेलोसिटी कितनी आ गई बताओ? 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अच्छा अगली बात, यहां पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ 10 मीटर और टाइम रहा 5 सेकेंड। वेलोसिटी कितनी आएगी? 2 मीटर पर सेकेंड आएगी ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 10 अपॉन 5, 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आई। अच्छा, आपकी बार जो ये डिस्प्लेस्ड हुआ वो हुआ 15 मीटर, तो टाइम कितना लगा? फिर से 5 सेकेंड लगा। वेलोसिटी कितनी आएगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 15 अपॉन 5, 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आएगी। यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी आई
वो आई 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी आई वो आई 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी वो आई 3 मीटर पर सेकेंड। यानी हर एक 5 सेकेंड में जो वेलोसिटी में इंक्रीज हो रही है वो कितनी हो रही है? 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसे कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऐसा यूनिफॉर्म मोशन में भी था, एक निश्चित समय में वस्तु एक निश्चित दूरी कवर कर लेती थी। ठीक, इसको कहेंगे जो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। 1 मीटर, फिर अगले सेकंड में 1 मीटर इंक्रीज हुआ, फिर अगले सेकंड में 1 मीटर इंक्रीज हुआ। इसको कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, अब अगला देखो, मान लीजिए कि एक वस्तु यहां से चली, यहां आई 5 सेकंड में, और इसने जो दूरी कवर की वो की 5 मीटर। ठीक, अगले 5 सेकंड में इसने दूरी कवर की 7 मीटर। फिर 10 मीटर, फिर 5 मीटर 5 सेकंड में। तो क्या अब जो इसकी वेलोसिटी निकल के आएगी, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी आएगी? 1 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे कितनी आएगी? 7/5 मीटर पर सेकंड। यहाँ कितनी आएगी? ये 10 मीटर है वो। ये हुआ पे 5 से 20। यहाँ पे कितनी आएगी? 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कितनी आएगी? 1 मीटर पर सेकेंड। तो क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। हिंदी में कहेंगे एक समान वेग और ये असमान वेग। यहाँ वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो एक समान हो रहा है। हर 5 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी है उसमें जो चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, तो इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रहा है तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, वेलोसिटी दोनों में चेंज हो रही है, मगर इसमें यूनिफॉर्मली चेंज है, इसमें नॉन यूनिफॉर्मली चेंज है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब देखो इधर, अब देखिए फिर इस डेफिनेशन को। इन केस द वेलोसिटी चेंज विद द यूनिफॉर्म रेट, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन टू u इनिशियल वेलोसिटी है या फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल का मतलब प्रारंभिक वेग, फाइनल का मतलब अंतिम वेग। अब देखना जरा, 9 से 9:10 तक 9 am मान लो या pm मान लो, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 20 मीटर। ठीक, टाइम कितना लगा? 10 मिनट का लगा या 10 सेकेंड समझ लो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 20 मीटर। मीटर कर दे वरना 1 मिनट लगता है। ठीक, समझ गए। अब जरा वेलोसिटी बताना। ये 9 से 9:10 सेकेंड मान लेना, ये 9:10 से 20 सेकेंड मान लेना, 20 से 30 सेकेंड या 30 से 40 सेकेंड। कितना वेलोसिटी आई? अब बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20 मीटर। टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड। वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी 20/10। 20/10 यानी 2 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20 मीटर।
टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इन 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 40 मीटर, टाइम 10 सेकेंड, तो वेलोसिटी कितनी आएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट है 40, टाइम है 10, तो वेलोसिटी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट 60, टाइम 10 सेकेंड, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी 60 अपॉन 10 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वही करेंगे, 10 सेकेंड टाइम है, 80 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट 80 मीटर, टाइम 10 सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है 2, 4, 6, 8, ठीक, हर 10 सेकेंड के बाद 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज हो रही है। मतलब एक निश्चित टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो भी एक निश्चित चेंज आ रहा है, तो इसको कहेंगे ये वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, ये वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। अब u मैंने माना है इनिशियल वेलोसिटी, v माना है फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये है प्रारंभिक, तो इसको मैंने बोल दिया u और ये है v। अब देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला फिर आओ, इन केस द वेलोसिटी चेंज विथ यूनिफॉर्म रेट, वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, हो रही है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो u प्लस वी अपॉन 2 होती है, ऐसा वो कह रहे हैं। अब जरा इसकी एवरेज वेलोसिटी अपने पुराने फार्मूले से निकालते हैं जो था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, अब एवरेज वेलोसिटी देखना, एवरेज वेलोसिटी कितना था, फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज का फिर आपको बता दें, एवरेज का मतलब जहां पे आ जाए पूरी जर्नी की बात की जाती है एवरेज में। टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी। और फिर बता दें आपको 9th क्लास में वेलोसिटी या स्पीड शब्द जहां भी बोला जाए तो एवरेज के लिए ही बोला जाएगा। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी आ गई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां पे 20, यहां पे 40, ठीक, 20 और 40 60, 60 यहां तक हो गया, फिर 60 120, ठीक, 120 और 80 200, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 200 मीटर। टाइम देख लो, 10 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, यानी 40 सेकेंड। ठीक, वेलोसिटी बताइए, 4 5 जा 20, 4 कटेगा 5 पर आएगा। पिछले वीडियो में वो नीचे वाला कट गया था तो वो दिख नहीं रहा था, अब देख लीजिए। इसकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो अपने फार्मूले से निकालते हैं, है ना। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है भैया, फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब एवरेज है तो पूरा डिस्प्लेसमेंट, टाइम पूरा टाइम, पूरा मतलब पूरी जर्नी का। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ देखो, 20 40 60, 60 और 50 120, 120 और 80 200, ठीक। टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड, कितना 40 सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 5 जा 20, इसका मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। एवरेज वेलोसिटी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कितनी बताई जा रही है, u प्लस वी अपॉन 2, लेकिन कब
वेलोसिटी चेंज विथ यूनिफॉर्म रेट, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है तो, और यहाँ पर यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है, तो देखना है कि u प्लस वी अपॉन 2 करके एवरेज वेलोसिटी आती है या नहीं आती। जो एवरेज वेलोसिटी ये निकली है देख लो, u प्लस वी अपॉन 2, u कितना है 2 है, प्लस v कितना है 8 है, अपॉन 2, 8 और 2 10 अपॉन 2, 2 5 जा 10, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये फार्मूला समझ में आया कि अगर इन केस वेलोसिटी चेंज विद यूनिफॉर्म रेट, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है तो फिर u प्लस वी अपॉन 2 भी एवरेज वेलोसिटी होगा। देख लीजिए u प्लस वी अपॉन 2 जो है वो भी एवरेज वेलोसिटी ही आ रही है। तो अगर कभी यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी चेंज हो तो u प्लस वी अपॉन 2 करके भी एवरेज वेलोसिटी निकाल ही सकते हैं, और ऐसे तो निकल ही रही है, ठीक है ना। वो तो है ही अपने पास फार्मूला, ये फार्मूला तो हर जगह लगेगा। लेकिन अगर इन केस ऑफ वेलोसिटी चेंज विद यूनिफॉर्म रेट, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज होती है तो फिर u प्लस वी अपॉन 2 भी एवरेज वेलोसिटी देगा, वही दिखाया गया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 30 मीटर ईस्ट देन 40 मीटर नॉर्थ इन 20 सेकेंड, कैलकुलेट टोटल स्पीड टोटल वेलोसिटी। देख लीजिए पहले, ये ऐसे होता है, इस ओर होता है ईस्ट, इधर मान लीजिए वेस्ट, फिर इसे नॉर्थ और इसको साउथ समझ लो। अब देखो क्या कह रहे हैं, ए ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 30 मीटर ईस्ट, एक ऑब्जेक्ट है वो 30 मीटर ईस्ट की ओर गया, देन 40 मीटर नॉर्थ, फिर 40 मीटर ऊपर नॉर्थ की ओर गया। ये ऊपर गया कितना 40 मीटर, नॉर्थ की ओर इन 20 सेकेंड। एक मिनट, कुछ गलत हो गया, ईस्ट में गया देन 40 मीटर नॉर्थ, यहां से जाएगा ऊपर, गलत हो गया, एक मिनट देखो जरा। फिर देखो क्या कह रहा है, ए ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 30 मीटर ईस्ट, एक ऑब्जेक्ट 30 मीटर ईस्ट की ओर गया, ठीक, देन 40 मीटर नॉर्थ में गया, ठीक है। कितना गया था 40 मीटर, कितना टाइम लगा इसको 20 सेकेंड। 30 मीटर ईस्ट में और 40 मीटर नॉर्थ में जाने में कितना टाइम लगा 20 सेकेंड, ठीक। अब ये बताना है कि टोटल इसकी स्पीड कितनी है और नेट वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। स्पीड पहले देख लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 30 ये और 40 ये, टाइम कितना लगा 20 सेकेंड, कहीं लिखा था ना 20 सेकेंड। 30 और 40 कितना हो गया 70 अपॉन 20, कैंसिल हो गया, कितना आएगा 7 अपॉन 2 3.5 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गई अपनी स्पीड। अब पूछ रहा है वेलोसिटी बताइए कितनी, नेट वेलोसिटी। नेट का मतलब वही कंप्लीट वेलोसिटी, या जो है आप बोल सकते हो एवरेज वेलोसिटी, वही है नेट का मतलब। वेलोसिटी देखिए कितनी है। डिस्प्लेसमेंट बताना पड़ेगा ना, तो भैया इनिशियल पॉइंट क्या था ऑब्जेक्ट का, ये था। फाइनल पॉइंट ये है, कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस हुआ, यहाँ से ये यहाँ पहुँचा,
ये है ना इसका डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये तो होता है ना भाई। यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा, 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4 जा 16 और कितने जीरो, 2 जीरो। 30 का स्क्वायर 900, तो ये आ जाएगा आपका 1600 प्लस 900 अपॉन 20 सेकेंड। ये मीटर में है। 1600 900 कितना हो गया, 2500 20 सेकेंड में, ठीक, कैंसिल हो गया। अब 250 को 2 से काट दो, काटे कैंसिल करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना बचा 1 बचा, 2 5 जा 10। तो वेलोसिटी जो हमारी आ गई वो आ गई 125 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी आई थी, 3.5 मीटर पर सेकेंड।